नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। कैबिनेट विस्तार से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास पर होने वाली मीटिंग टल गई है। यह मीटिंग शाम 4 बजे होनी थी और इस मीटिंग पर सबकी नजर थी। पीएम मोदी ने 8 तारीख तक तय सभी बैठकें रद्द कर दी हैं। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार इसी हफ्ते किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 1-2 दिन में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल में 10 से 15 मंत्री शपथ लेंगे। माना यह जा रहा है कि जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं उन राज्यों में ध्यान में रखते हुए, उन चुनावों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों के नेताओं को मंत्रिपरिषद में शामिल कर एनडीए के कुनबे को बढ़ाने की तैयारी भी लगातार की जा रही है। और उधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 से 4 मंत्री शामिल किए जाएंगे। अपना दल से अनुप्रिया पटेल को मौका मिल सकता है, रहेगी नजर। तो बिहार की बात करें तो बिहार से भी 2 से 3 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी की बात करें बिहार से तो बीजेपी से सुशील मोदी की चर्चा सबसे आगे चल रही है और जेडीयू से आरसीपी सिंह मंत्री बन सकते हैं। ये संभावित नाम है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिली है कि इन नेताओं को जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में। चिराग पासवान के चाचा और एलजेपी से पशुपति पारस की भी लॉटरी लग सकती है इस बार। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। बिहार के बाद बारी आ रही है मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश में भी बड़ी खबर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया नाम बड़ा है, 1 साल हो गया है, कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई है, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट में जगह मिल सकती है और वो मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। देखना होगा कि उनको क्या बड़ा पोर्टफोलियो दिया जाता है, कौन सा मंत्रालय सौंपा जाता है। अब बारी महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र एक ऐसा नाम है जो चौंकाने वाला है। महाराष्ट्र से बड़ा नाम नारायण राणे का हो सकता है और राजस्थान और जम्मू कश्मीर से एक मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं असम से सर्बानंद सोनोवाल का नाम आगे चल रहा है। पश्चिम बंगाल से दिलीप घोष को मौका मिल सकता है मंत्रिमंडल में। ओडिशा से बैजंत पांडा का नाम चल रहा है और ये तस्वीरें और ये संभावित बड़े नाम जिनको मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। और ये वो चेहरे हैं जिनकी राज्य में बड़ी भूमिका रही है और काफी समय से इंतजार भी कर रहे हैं कि उनको कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। और इस पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। तमाम राज्यों में आपको लिए चलेंगे और इन नामों पर कितनी पुख्ता मोहर लग सकती है इस पर जानकारी लेंगे। और इसके अलावा और कौन से नाम हो सकते हैं। कुमार गौरव दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, मानस श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़ गए हैं, सौरभ कुमार पटना से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद जगदाले मुंबई से और मनोज पांडे कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले कुमार गौरव आपके पास आ रही हूं। आज काफी अहम बैठक शाम को होने वाली थी, क्या वजह रही, क्यों टाल दी गई ये सभी बैठकें? देखिए, बिल्कुल चूंकि अब पॉलिटिकल कंसल्टेशन का दौर शुरू होगा और ये जो बैठकें टली है 6, 7 और 8 3 दिन की बैठकें, मतलब आज से लेकर 8 तारीख तक की बैठकें, उसके पीछे का मकसद यह है कि क्योंकि पहले से प्री शेड्यूल्ड प्रधानमंत्री के काफी ज्यादा एंगेजमेंट्स होते हैं, एक मिनट काफी कीमती होता है उनके लिए। और लेकिन अब क्योंकि कैबिनेट विस्तार करना है, सहयोगियों से भी फाइनल बातचीत करनी है, पार्टी के अंदर भी पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है पार्टी के अंदर, सरकार में तो खुद प्रधानमंत्री है, पार्टी के अंदर जो टॉप लीडरशिप है उनसे बातचीत करनी है। ऐसी स्थिति में सारी जो पहले से प्री शेड्यूल्ड मीटिंग्स थी वो रद्द कर दी है प्रधानमंत्री ने। और मुख्य तौर पर अब जो भी बातचीत होगी पॉलिटिकल कंसल्टेशंस के लिए होगी, यानी कि अंतिम रूप दिया जाएगा। सहयोगियों के साथ बातचीत होगी तो उनके विभाग, उनके यहाँ से कौन मंत्री बन रहा है, और भाजपा से अगर भाजपा के नेताओं के साथ अगर बातचीत होगी तो उसमें पार्टी से कौन कौन मंत्री बन रहा है, ये सारी चीजें सिर्फ यहाँ पे अब होंगी। यानी सिर्फ पॉलिटिकल कंसल्टेशन के लिए प्रधानमंत्री ने 3 दिन का वक्त रखा है। दूसरी एक खास बात मैं आपको और बता दूं कि अब कल जो कैबिनेट विस्तार की बात थी कि 7 तारीख को कैबिनेट विस्तार हो जाएगा, हो सकता है क्योंकि सहयोगियों के साथ पूरी तरह से बात अभी तक बन नहीं पाई है, तो हो सकता है कि अब ये विस्तार 8 तारीख को सुबह 11 बजे हो, यानी कि परसों। कल शाम में अगर नहीं हो पाया कैबिनेट विस्तार, अगर बात नहीं बन पाई सहयोगियों के साथ, तो परसों ये विस्तार होगा 8 तारीख को 11 बजे के बाद। कुल मिलाकर अगर आप बात करें ओवरऑल पार्टी से नेताओं की, तो कुल 15 से 20 के आसपास नेताओं की एंट्री होगी कैबिनेट में।
कुछ नेताओं की छुट्टी भी होगी जो केंद्रीय स्तर पे है। मैं आपको बताऊं कि 3 ऐसे वरिष्ठ नेता हो सकते हैं जिनको इस्तीफा दिलाकर कुछ दिनों के बाद उनको राज्यपाल बनाया जाए, यानी कैबिनेट से कुछ वरिष्ठ नेताओं की छुट्टी भी हो सकती है। कुछ जो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं उनको भी हटाया जा सकता है। कुल मिलाकर 81 का कैबिनेट बर्थ है, 81 टोटल कैबिनेट में मंत्री रह सकते हैं। अभी 53 है, 28 की जगह खाली है, कुछ उसमें से हटेंगे, यानी कुल मिलाकर 15 से 20 मंत्रियों का शपथ ग्रहण कल शाम में हो या परसों 8 तारीख को सुबह 11 बजे हो। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन आप तय मानकर चलिए कल शाम से लेकर परसों सुबह 11 बजे तक कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। ठीक है गौरव, आपने बड़ी जानकारी दी है। 7 की जगह 8 को भी हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। आज की जो बैठकें रद्द हुई हैं उसके पीछे पीएम का बिजी शेड्यूल बताया जा रहा है, लेकिन कह रहे हैं गौरव कि 10 से 20 ऐसे चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और कुछ की छुट्टी भी हो सकती है। मैं लौट रही हूं आपके पास और अब मुझे मुंबई का रुख करना पड़ेगा और वहां से विनोद जगदाले हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद, वैसे तो ये मंत्रिमंडल का विस्तार आपको भी पता है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया जाएगा और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको शांत करने की भी कोशिश की जाएगी, लेकिन विनोद मैं आती हूं, ये बड़ा सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले अब मैं मानस आपके पास आ रही हूं। मानस, उत्तर प्रदेश में भी आपको पता है कि नजर 2022 पर है और इसी को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कई नाम है लिस्ट में, कई नाम है, अनुप्रिया पटेल का भी नाम है, इसके अलावा और भी जो छोटे दल हैं उनमें से मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूं, जो इंफॉर्मेशन आपके पास है कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो शामिल हो सकते हैं। मानस। देखिए, 2 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है। एक तो अनुप्रिया पटेल जो अपना दल से चुनाव लड़ी थी, अब सांसद है और इस बार जो मोदी सरकार का जो पार्ट 2 था उसमें उनको स्थान नहीं मिल पाया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि 2022 को ध्यान में रखते हुए ही ये विस्तार किया जाएगा और उत्तर प्रदेश को जरूर कुछ ना कुछ इसमें बेहतर मौका मिलेगा। हालांकि पहले भी आपको बता दें कि जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उस वक्त भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 10 चेहरे थे। प्रधानमंत्री भी यूपी से आते हैं, इसके अलावा राजनाथ सिंह, संतोष गंगवार जैसे बड़े चेहरे थे। 9 और चेहरे थे जिनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिला था, 3 उसमें कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए थे, लेकिन अनुप्रिया पटेल को मौका नहीं मिल पाया था। चूंकि ये सभी जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर से जो अदावत चल रही है तो उसकी भरपाई के लिए अनुप्रिया पटेल को वहां पर मजबूत करना बीजेपी की एक मजबूरी भी है और इसकी डिमांड भी हो रही थी कि अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया जाए। लगातार अपना दल की तरफ से भी इस बात को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। अनुप्रिया पटेल की प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई थी। एक दूसरा नाम प्रवीण निषाद का है। देखिए, इन्हीं 2 नामों की चर्चा है सबसे ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी 9 मंत्री पहले से ही मौजूद हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में। इन 2 नामों को लेकर चर्चा है। प्रवीण निषाद जो गोरखपुर से आते हैं, निषाद समाज से ताल्लुक रखते हैं और वो एक नाम हो सकता है क्योंकि जो पूर्वांचल की जो बेल्ट है पूरी, वहां पर जो निषाद जाति का वोट बहुत बड़ी तादाद में है और कई जगहों पर वो बड़ा ही महत्व रखता है चुनाव जिताने या हरवाने में के लिहाज से अगर देखा जाए। और चूंकि ये जो अनुप्रिया पटेल का जो इलाका है, यानी मिर्जापुर से लेकर के सोनभद्र जो आसपास का इलाका है वहां पर, और इलाहाबाद तक की, बल्कि अगर हम बात कर ले इलाहाबाद तक, तो उन इलाकों में अपना दल का अच्छा खासा प्रभाव है और वहां पर भी विधानसभा की बहुत सारी सीटें आती, करीब 2 दर्जन से ज्यादा सीटें हैं जहां पर अपना दल का प्रभाव है। तो इस लिहाज से अनुप्रिया पटेल को भी 2 नाम, अनुप्रिया पटेल और प्रवीण निषाद आप बता रहे हैं यूपी से शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सूत्रों से, नारायण राणे दिल्ली बुलाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि नारायण राणे को दिल्ली बुलाया गया है और जानकारी लगातार न्यूज़ 24 आपको दे रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल सकती है और एक नया नाम होगा। अब तक मंत्रिमंडल की कोई ऐसी जिम्मेदारी उन्होंने नहीं संभाली है, सांसद हैं और अब दिल्ली बुलाया गया है। तो ये जानकारी क्या और पुख्ता हो रही है। नारायण राणे को जेपी नड्डा ने दिल्ली बुलाया है, वो उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। 1-2 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो रहा है। और विनोद जगदाले, यही मेरा सवाल था कि ये महाराष्ट्र से एक ऐसा नाम होगा, इससे पहले कभी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ है ये नाम। नारायण राणे दिल्ली बुलाए गए हैं।
देखिए, महाराष्ट्र से ये नाम अब तक कभी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के नारायण राणे, सबसे पहले शिवसेना में थे, फिर कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से अब भारतीय जनता पार्टी के वो राज्यसभा सदस्य हैं। और कहीं न कहीं यहाँ पर उनको मौका इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि जो कोंकण इलाका है जहाँ पर शिवसेना सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती है वो है रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में। यहाँ पर शिवसेना से लोहा लेने के लिए नारायण राणे को यहाँ पर शामिल किया जा रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। इसके अलावा और दूसरी एक बात, आने वाले 8 महीनों बाद मुंबई महानगर पालिका के सबसे अहम चुनाव यहाँ पर है। पिछले 30 साल से शिवसेना वहां पर सत्ता में है, तो शिवसेना को एक चैलेंज देने के लिए इस नेता को यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा नारायण राणे के अलावा हिना गावित जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र से, उनका भी नाम यहाँ पर आगे चल रहा है। बताया ये जाता है कि 2 नाम यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम नाम है नारायण राणे। नारायण राणे को बताया जाता है सूत्रों के हवाले से कल जेपी नड्डा के द्वारा वहां पर उनके ऑफिस से उनको कॉल भी आ चुका है। नारायण राणे दिल्ली भी जा चुके हैं, तो नारायण राणे एक बड़ा नाम। अब देखिए, पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी कि क्या भाजपा और शिवसेना महाराष्ट्र में एक साथ आएगी क्या, लेकिन अगर नारायण राणे अगर मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो समझ लीजिए कि ये आसार पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, क्योंकि शिवसेना जितना भारतीय जनता पार्टी को अपना दुश्मन नहीं मानती, उससे सबसे बड़ा दुश्मन वो मानती है नारायण राणे को, क्योंकि नारायण राणे ने शिवसेना में सबसे बड़ी फूट डाली थी। और अब नारायण राणे को अगर ताकत भारतीय जनता पार्टी देती है तो शिवसेना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आने की जो बातें चल रही है, जो चर्चा है, अफवाहों का बाजार कह सकते हैं, वो खत्म हो सकता है। जी बिल्कुल विनोद जगदाले, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि नारायण राणे क्यों मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इसकी बड़ी वजह बता रही हैं विनोद जगदाले कि शिवसेना से लोहा लेने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है। हालांकि महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कई अहम पद उन्होंने संभाले हैं, लेकिन रत्नागिरी और उसके आसपास के इलाके जहां पर नारायण राणे का वर्चस्व सबसे ज्यादा है और वहां पर शिवसेना मजबूत मानी जाती है, इसीलिए बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक वहां पर हो सकता है। मैं लौट रही हूं आपके पास और अब कोलकाता जाना होगा। मनोज पांडे आपके पास आ रही हूं और मनोज, वहां से दिलीप घोष समेत कई नाम आगे चल रहे हैं लिस्ट में जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। जी देखिए, दिलीप घोष का सबसे ज्यादा ऊपर में नाम है, क्योंकि दिलीप घोष देखिए यहाँ जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या टीएमसी पार्टी से सबसे ज्यादा कट्टावर यदि कोई कहा जाए तो दिलीप घोष है। आप हमेशा देखिए बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। दिलीप घोष यहाँ से सांसद भी है और पश्चिम बंगाल के बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है। तो दिलीप घोष को कहीं ना कहीं इनको केंद्रीय जो मंत्रिमंडल में इनको आगे जगह दिया जाएगा, क्योंकि आप देखिए पश्चिम बंगाल में जो लोग यहाँ पे जो बीजेपी छोड़ के कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी में भाग रहे हैं, तो दिलीप घोष को केंद्रीय मंत्री बनाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का भी जगह खाली। देखिए बंगाल के यदि हम विधानसभा चुनाव देखें, उसके पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में देखें तो दिलीप घोष का एक अहम भूमिका है। दिलीप घोष लगातार बीजेपी पार्टी को पश्चिम बंगाल के किस तरह से मजबूत किया जाए, क्योंकि दिलीप घोष जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बीजेपी पार्टी को उन्होंने मजबूती प्रदान किया है और लगातार जो बीजेपी की जो सीटें थी और कार्यकर्ताओं की संख्या, पंचायत चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव में, वहां पे बीजेपी पार्टी को हमेशा से बढ़त मिली है। तो सबसे ज्यादा दिलीप घोष का नाम आ रहा है, क्योंकि दिलीप घोष यदि मंत्रिमंडल में जाते हैं तो कहीं न कहीं जो लोग बीजेपी के जो बड़े नेता है, अब तमाम जो टीएमसी के संपर्क में है, क्योंकि जो जिस तरह से देखिए मुकुल राय को जाने के बाद अब शुभेंदु अधिकारी देखिए एक तरह से बड़े रूप के बीजेपी पार्टी का एक बड़ा चेहरा होकर उभर के आए हैं, क्योंकि बीजेपी उनको शुभेंदु अधिकारी विपक्ष का एक तरह से बीजेपी पार्टी का नेता भी बने हैं और शुभेंदु कहीं न कहीं पूरी टीम को मैनेज करके लेके चल रहे हैं। विधानसभा में आप देखें शुभेंदु की अहम भूमिका है और शुभेंदु लगातार ममता बनर्जी से निशाना साध रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिलीप को जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार करके वहां जगह मिलता है तो पश्चिम बंगाल के जितने बीजेपी के जो और भी नेता है या कार्यकर्ता है उनको कहीं ना कहीं ऊपर जाने का मौका मिलेगा और जो बीजेपी छोड़ के टीएमसी में लोगों की जाने की सिलसिला कहीं ना कहीं इससे विराम लगे, क्योंकि देखिए दिलीप घोष लगातार यहाँ पे जमीनी नेता के तौर पर काम करते थे, लेकिन जब तक अधिकारी नंदीग्राम में वहाँ विधानसभा ममता बनर्जी को उन्होंने हराया है, बीजेपी का एक बड़ा चेहरा रूप घर से उठ के आए हैं और बीजेपी के लगातार हमेशा चाहे आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे गुजरात का दौरा हो या दिल्ली का दौरा हो, लगातार यहाँ से तो कहीं ना शुभेंदु अधिकारी
का लगभग। ठीक है मनोज, आप सही कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भले विधानसभा चुनाव में बीजेपी नहीं जीत पाई है और मजबूत करने के लिए मंत्रिमंडल में दिलीप घोष को जगह मिल सकती है। कोई तो हो जो दीदी से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए लोहा ले सके। तो ये मनोज पांडे वहां से हम जानकारी दे रहे हैं कि सबसे आगे दिलीप घोष का नाम चल रहा है जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लगातार न्यूज़ 24 आपको बता रहा है कि ये जो मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अब से 6 महीने बाद जो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसको बैलेंस किया जाएगा। और इसीलिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये न्यूज़ 24 पर आप देख रहे हैं, ये नए चेहरे और संभावित नाम हैं, इनको मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सौरभ, आपके पास आ रही हूं अब। सौरभ, बिहार से तो लंबी लिस्ट नजर आ रही है मुझे, जिसमें 3 नाम मेरे पास हैं, अभी अहम हैं, सुशील मोदी हैं और आरसीपी सिंह हैं, पशुपति पारस हैं, जिनको मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। जी बिल्कुल, मेरी जो जानकारी है उसमें यह है बिहार से 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पेच बिहार में जदयू के तरफ से है। आपको याद होगा 2017 में जब एक बार फिर से जदयू बीजेपी के साथ गठबंधन में आई थी तो एक बार फिर चर्चा हुई थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू को शामिल किया जाएगा और अंतिम दौर में भी बातचीत हो गई थी। लेकिन जो जदयू चाहती थी, यानी जदयू उस समय एक कैबिनेट स्तर पर और एक राज्य मंत्री के स्तर पर 2 मंत्री पद चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी एक पर ही एग्री था, यानी बीजेपी एक कैबिनेट स्तर के ही मंत्री देने को राजी था और उसके बाद जदयू नाराज हो गई थी और मंत्रिमंडल में उन्होंने वो हिस्सा नहीं ले पाई थी और उसके बाद मनाने का भी दौर शुरू हुआ। लेकिन अब कुछ दिनों से, यानी जदयू के जो नेता हैं वह कह रहे हैं कि अगर हम गठबंधन में हैं तो हमें अपनी भागीदारी चाहिए, हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए। तो अब एक बार फिर से यह तय हो चुका है कि जदयू चाहती है कि वह कैबिनेट का हिस्सा बने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर इस बार जदयू की अगर मंशा की बात करें तो जदयू चाहती है कि 2 कैबिनेट स्तर की और 1 राज्य मंत्री की स्तर से उसको, यानी 3 मंत्री उसके पार्टी से बनाए जाए। अब ये देखना होगा कि बीजेपी इस पर राजी होती है कि नहीं। दूसरी तरफ अगर लोजपा के पारस गुट की बात करें तो पशुपति पारस की चर्चा सबसे ज्यादा है और ऐसा भी माना जा रहा है कि कल खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पशुपति पारस को फोन किया था और वह कल रात में ही दिल्ली निकल चुके हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से 1 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन बिहार में जो चर्चा है वह 2 नामों को लेकर है। एक बिहार के जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं सुशील कुमार मोदी और दूसरा जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। जी सर, बड़ी जानकारी आपने दी है और लगातार सौरभ नजर भी बनाए हुए हैं। देखिए, एक एक करके भी मुलाकात दिल्ली में हो रही है। नारायण राणे को बुलाया गया है, कल जेपी नड्डा अलग से उनसे मुलाकात करेंगे, आज दिल्ली बुला लिया गया है। ऐसे बिहार से भी जो नेता हैं उनसे भी अलग अलग करके मुलाकात हो रही है। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण बैठक थी वो रद्द हो गई है पीएम की। एक बार कुमार गौरव, आपके पास दोबारा आती हूं। मैं मध्य प्रदेश की बात यहां पर करना चाहूंगी। आपको याद है मध्य प्रदेश से इकलौता ऐसा नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की मैं बात कर रही हूं। तकरीबन 1 साल हो गया है, कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई है। तो माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी मंत्रिमंडल में कोई अहम मंत्रालय दिया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंतजार काफी लंबा हो गया। उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में मदद की, लंबे वक्त से वहां पे बीजेपी की सरकार चल रही है, उपचुनाव भी हुए, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन उनका इंतजार अभी तक खत्म नहीं हुआ था। लेकिन अब लग रहा है कि कल या परसों 7 तारीख को शाम को या 8 तारीख को सुबह उनका इंतजार खत्म हो जाएगा, उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद मिलेगा। देखिए, 2-3 जो पक्के नाम है उसमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को चूंकि वादा करके लाया गया है, उन्हें बनाया जाएगा। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की भी बात करें तो उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने चूंकि वहां बहुत आसानी से मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया चुनाव जीतने के बावजूद, इसलिए उनको भी केंद्र में जगह दी जाएगी और उनको दिल्ली बुला लिया गया है। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ये बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं जो मोदी मंत्रिमंडल का राज्यों से हिस्सा हो सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।